आपने मुझे आज यहाँ दावत दी आने के लिए और इतने साथी मौजूद हैं तो उससे मेरा हौसला कुछ बढ़ रहा है। उम्र के साथ साथ, उम्र के बढ़ने के साथ साथ आदमी आइसोलेशन में जाता है और एक महसूस होता है कि आउटडेटेड हो रहे हैं। लेकिन जब आपकी उम्र के लोगों से मिलता हूँ, मैं साथियों से मिलता हूँ जो छोटी उम्र के हैं और जो विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो फिर एक नई ऊर्जा सी आती है। तो शुक्रिया, आप लोग इतनी संख्या में मौजूद हैं, धन्यवाद। मयंक, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं विषय पे आने के पहले, क्योंकि विश्वविद्यालय में हूँ और आप लोग सब यहाँ पर हैं, आपके सब्जेक्ट का विश्लेषण करना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे ये लगता है, और आप लोग सब अभी आप स्कॉलर्स हैं, ये लगता है कि स्कॉलरशिप की पहली मांग होती है कि शब्दों का अर्थ समझना, कि शब्द है क्या, कह क्या रहा है, टॉपिक के माने क्या है। क्योंकि, और मैं मयंक को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इन्होंने हर शब्द को इसमें बहुत ही सोच के उसकी चॉइस की है शब्द। और ये होता है जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो कॉन्सेप्ट्स जो हैं, आइडियाज जो हैं, विचार, उसमें ये एक चाहत होती है कि उसमें क्लैरिटी आए, कि हम जो कह रहे हैं तो, या जो सुन रहे हैं, उसका अर्थ क्या है। और आज के युग में जब टेलीविजन एंकर्स चिल्लाते हैं, चीखते हैं, तो मुझे लगता है कि विश्वविद्यालयों में ख़ास तौर से, और आप जैसे विश्वविद्यालय में इसकी बहुत आवश्यकता है कि शब्द को हम समझें। तो जो पहली नज़र पड़ी मुझे जब मैंने टॉपिक देखा, तो ये देखा कि द वर्ड यूज्ड इज केओस। तो मैं डिक्शनरी उठाई मैंने। ये एग्जैक्टली इस केओस हम सुनते रहते हैं, इस्तेमाल करते हैं वर्ड केओस, कि केओस हो रहा है, लेकिन उसका अर्थ क्या है। फिर ये ख्याल आया कि केओस और एनार्की का फर्क क्या है। क्योंकि मयंक को याद होगा, एक अहमद राशिद हैं जो कि बहुत ही बड़े पाकिस्तानी विद्वान हैं, स्कॉलर हैं, अफगानिस्तान पे बहुत काम किया है। उनकी एक किताब है शायद, अफगानिस्तान्स डिसेंट इनटू केओस। और मुझे हमेशा लगा ये कि उन्होंने उस शब्द का गलत प्रयोग किया। उनको किताब, जो शब्द वहाँ पर अप्रोप्रिएट था, वो था अफगानिस्तान्स डिसेंट इनटू एनार्की। आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग सम टाइम ऑन दिस, बट आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट, and for at least for scholars like you to be very clear on these things. So chaos, the word chaos is defined as confusion and disorder. अव्यवस्था, confusion तो हम सब जानते हैं, और anarchy is absence of government, absence of rules. तो अगर कोई देश एनार्की में चला जाता है तो उसका मुझे लगता है हिंदी इक्विवेलेंट है अराजकता, कि राजी नहीं है, कोई कानून नहीं है। और अफगानिस्तान में ये मैंने खुद देखा है जब मैं काम कर रहा था अफगानिस्तान, कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी जो है उसकी चलती नहीं। या जब मुगल साम्राज्य का यहाँ पतन हुआ तो हिंदुस्तान केओस में नहीं गया, अराजकता में गया।
कि हर छोटे छोटे जो उनके गवर्नर थे, जो सूबेदार थे, वो अपने आप चौधरी बन गए। तो जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो बिल्कुल सही इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एनार्की में नहीं है, केओस में, डिसऑर्डर में है, वहां कंफ्यूजन। अब अगर आप केओस को ये देखें और डिक्शनरी अगर आप उठाएं, गूगल ही कर लें, आजकल तो हम लोग सभी गूगल करते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, और कंफ्यूजन और डिसऑर्डर में भी फर्क है, लेकिन आई थिंक दे फीड ईच अदर। अगर कंफ्यूजन है तो उससे डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर है तो उससे कंफ्यूज सिचुएशन होती है। अच्छा, एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, चाहे स्थिति कैसी भी हो, एनार्की हो या केओस हो, ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग सब अपना गुजारा कर लेते हैं। लाइफ कैरीज ऑन। सवाल यह है कि उस लाइफ का स्तर क्या है, उस लाइफ की मीनिंग क्या है। आप लोगों में से जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, उन्होंने पॉलिटिकल थॉट में हॉब्स का नाम सुना होगा। हॉब्स ने क्या कहा था? He was in favor of a dictatorship। वो क्या कहते, क्यों? क्योंकि वो, उसके लिए सबसे बड़ा खौफ ये था, एनार्की leads to life which, if I recollect correctly, he defined as nasty, brutish and short। और अगर मैं आज के दिन आपको याद दिलाऊं तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है अबाउट द राइट टू लाइफ। उनका राइट टू लाइफ, as over the last since the time the constitution came, the Supreme Court has expanded the meaning of the right to life. Right to life, they say, Supreme Court says, is not only living, not only breathing, or it is also a life of dignity, a life of honor, a life where a person can achieve his potential। मैं ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके सामने ला रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी ये रेलेवेंट है। अब आखिरी चीज मैं जो कहूंगा इस टॉपिक के बारे में, इट इज द वर्ड डिसेंट। तो इसके मतलब क्या हुआ? इसके मतलब तो ये हुआ कि कहीं ना कहीं मयंक ने जब ये टाइटल टॉपिक रखा तो ये था कि वो गिर रहा है केओस में। शुरुआत में शायद नहीं था, क्योंकि डिसेंट तो यही हुआ, यू डिसेंट फ्रॉम अ स्टेज, हायर स्टेज टू अ लोअर स्टेज, और फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। आई एम सॉरी, मैं आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं जानबूझ के ये आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप में से 4-5 ही लोग इस आइडिया को ले जाएं अपने साथ कि जब भी कुछ पढ़ें, जब देखें वर्ड्स, तो उसकी तह तक जाएं, आई विल बी सेटिस्फाइड, आई विल रियली बी हैप्पी। क्योंकि आप सोचिए कि ये शब्द हैं, एक एक शब्द के मीनिंग है, और उस मीनिंग को टॉपिक में किस तरह पिरोया गया है। फिर मयंक ने कहा कि ये देखिए कि उसका केओस का ओरिजिन क्या है, आज क्या केओस है और आगे चल के क्या। तो अब मयंक ने जो कहा है आज के बारे में पाकिस्तान के, उससे कौन डिसएग्री कर सकता है, वो तो जाहिर है। लेकिन अब एक और चीज का जो मैंने इशारा किया, वो उससे मैं सहमत हूं कि जो आज की स्थिति है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान की जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल है, टू नेशन थियरी,
शायद उसी में निहित थी. इट वॉज लोकेटेड इन दैट इटसेल्फ. देखिए, अगर आप इतिहास उठा के देखें तो आप ये देखिएगा कि इस्लाम का एक्सपीरियंस भारतीय सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप में सबसे अलग हुआ. मेरा डिप्लोमेटिक अनुभव रहा है, कई इस्लामी देशों में काम करने का मौका मिला, और जो इस्लाम, तो इसकी वजह से इस्लाम का राइज, इस्लाम का किस तरह फैला, उसकी जो मान्यताएं हैं उनको समझने की ज़रूरत थी. थोड़ी कोशिश करी समझ इस्लाम का इतिहास. तो मैंने एक चीज़ ये पाई कि जहाँ जहाँ इस्लाम गया वहाँ अगर अंग्रेजी में कहूँ, इट स्वेप्ट एवरीथिंग बिफोर इट. जो पहले की सिविलाइजेशन थी उसने पूरी हटा के अपना स्टैंप लगा दिया, और जो वहाँ के नॉन मुस्लिम्स थे वो बहुत ही छोटी माइनॉरिटी में बस गए. एक ही देश है, एक ही एरिया था where this did not happen, and that was what we know as India. And I'm not talking of India in its present contours, but India, historical India. Even where Islam became the religion of the majority, the minorities remained very strong in number, except in the northwest and in what was the northwest province, frontier province, जो अब पाकिस्तान में केपी, खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, या और बलूचिस्तान. जैसे ही इंडस क्रॉस किया, आप करते हैं, वो पंजाब में आते हैं, वहाँ पर पंजाब वो जो ओल्ड पंजाब वो मुस्लिम मेजॉरिटी, एटलीस्ट वेस्ट पंजाब हैड अ सब्सटैंस, बट द हिंदू, द नॉन मुस्लिम numbers were very large. And in the rest of the country, Islam could not achieve a majority status. So the reason why I'm saying this is that in such a situation, सवाल ये बनता था, और ये सवाल हमारी नेशनल मूवमेंट के दौरान हुआ, कि हम अपना राष्ट्रवाद किस तरह परिभाषित करें, उसको कंस्ट्रक्ट किस तरह करें. Should nationalism be constructed on the basis of religion? Should religion become the main criteria of nationalism? Or should it be only one of the factors of nationalism? I don't have to go into details of what is nationalism. आप लोग सब जानते हैं. Now, there was a history of Islamic thinking here which said that Islam or Muslims, the followers of Islam, constituted a nation by themselves. Hence the two nation theory. कि हम मुसलमान हैं तो हम अलग हैं, हमारा अपना देश होना चाहिए. और मुस्लिम सेपरेटिज्म का एक लंबा इतिहास है, डोंट हैव टू गो इनटू इट, बट इट कल्मिनेटेड सक्सेसफुली in 1947 in the creation of Pakistan. लेकिन प्रॉब्लम ये था, और अगर आप ऐसी सिचुएशन में जो कि भारत था बिफोर 1947, रिलीजन को
धर्म को बना लें एज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेशनलिज्म, तो फिर सवाल उठता है कि उस धर्म में कौन सा मजहब इज द ट्रू रिलीजन। 1954 में पाकिस्तान में पहली बार राइट हुए अगेंस्ट द अहमदियाज। Ahmadiyas call themselves Muslims, लेकिन today under the Constitution of Pakistan they are defined as non-Muslims, and for an Ahmadiyya to call himself Muslim is, I think, a penal offence. तो राइट के बाद एक कमीशन अपॉइंट हुआ अंडर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैन कॉल मोहम्मद मुनीर। और जो लोग आप पाकिस्तान स्टडीज में इंटरेस्ट रखते हैं वो कमीशन गूगल करिए, वो मिल जाएगी उसकी रिपोर्ट, वो पढ़िएगा। इट इज़ अ फैसिनेटिंग डॉक्यूमेंट। उसमें मुनीर ये कहते हैं कि हमने बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स को बुलाया, उलमा को बुलाया, उनसे ये पूछने के लिए कि इस्लाम है क्या, व्हाट इज ट्रू इस्लाम। और वो ये फिर कहते हैं कि नॉट वन स्कॉलर अग्रीड विद द अदर ऑफ व्हाट इज इस्लाम। हर ने ये कहा कि मैं मुसलमान हूं और जितने हैं ये गैर मुसलमान, मेरा इस्लाम सही इस्लाम है, ये सब काफिर। तो इसके मतलब क्या हुआ? इसके मतलब यह हुआ कि अगर आप प्लूरल सोसाइटी में मजहब को बना देते हैं राष्ट्रवाद की बुनियाद, जैसे कि जिन्हा ने बनाया पाकिस्तान में, तो एन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट इज डिफरेंसेस राइजिंग विद इन द रिलीजन इटसेल्फ। वह, और आज के दिन वही हो रहा है जो जिक्र किया, जो अभी मयंक ने, जो पेशावर में अभी बॉम्बिंग हुई, इससे ज्यादा कोई भयानक चीज हो सकती है कि मस्जिद में पुलिस लाइंस में नमाज पढ़ रहे थे लोग, जिस वक्त सुसाइड बॉम्बर ने ब्लो अप किया, 100 लोग मारे गए, 100 से ज्यादा पुलिस वाले थे और लोग। और उसको क्या ब्रेन वॉश किया गया होगा, जो उसके आकाओं के, सुसाइड बॉम्बर के आकाओं ने ये उसको ब्रेन वॉश किया था कि देखो ये सब जो हैं ये मुसलमान है ही नहीं, ये काफिर है, इनकी जो मान्यताएं हैं ये गैर इस्लामी। मेरा अपना अनुभव रहा है इस्लामिक सोसाइटीज का कि ये, और ये मैं समझता हूं कि प्लूरल सोसाइटी से अगर एक शाखा एक नेशनलिज्म को डिफाइन कर दिया जाता है इन प्योरली रिलीजियस टर्म्स, तो ये कॉन्सिक्वेंस होता ही है जैसे पाकिस्तान का, कि देन द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज ट्रू इस्लाम और व्हाट इज द ट्रू नेचर ऑफ द फेथ। तो इस सुसाइड बॉम्बर में कोई, इट वॉज नॉट अ हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप और अ मुस्लिम और अ क्रिश्चियन प्लेस ऑफ वर्शिप, इट वॉज अ मॉस्क। तो उसके मतलब क्या हुआ कि ही वॉज टॉट दैट दीज पीपल आर बिट्रेइंग द फेथ। अगर आप फिर इतिहास उठा के देखें तो जिन्हा ने पाकिस्तान की मांग की थी फॉर मुस्लिम मेजॉरिटी, but he never defined what is Islam. He never went into the question of the nature of Islam. उसमें वो शांत रहा क्योंकि जानता था वो कि अगर इस दलदल में मैं फंसा तो उससे उभर नहीं पाऊंगा। तो he never went into that question. But chaos जो आज हम देख रहे हैं, to me begins with जिन्हा demanding that there is a need for the creation of a separate
Muslim majority country because Muslims constitute a separate nation and therefore religion is the basis of nationalism. The only basis of nationalism. Of course, it's an important part of nationalism. We define our identities on various accounts, various factors, and one of this is religion. So that was the first thing that I wanted to convey to you, that दूसरी चीज मुझे जो लगता है जो कि which has been responsible for Pakistan's present condition is its difficulty in defining a positive identity. कि अगर आप पाकिस्तानी से पूछिए कि भाई पाकिस्तान के मतलब क्या, तो एक तो वो हो जाता ला इलाहा इल्लल्लाह, एक स्लोगन है शायद, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो रिलीजियस हो गया। लेकिन उसके बाद जाओ कि उसके बाद पूछिए कि भाई हिंदुस्तान में भी बहुत मुसलमान हैं, जितने पाकिस्तान में हैं शायद उतने ही यहाँ हैं, तो ये तो अपने आप को नहीं कहते कि दे आर डिफरेंट and therefore they need a different state. They are part of a plural society, a plural state. So then the Pakistani says, I am a Pakistani because I am everything which India is not. इसके मतलब कि the descent into chaos जो state बनाई थी उसने, it was inherent because of the difficulties in trying to form a positive identity for Pakistan. वहाँ पे पहले तो 5 प्रोविंसेस थे, बंगाल जो कि बिल्कुल अलग था, मुस्लिम था, एंड मुस्लिम लीग का जो ओरिजिन है वो तो ढाका में शुरू हुआ था 1906 में, लेकिन उनकी जो एक कल्चर था वो वेस्ट पाकिस्तान के कल्चर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। और वेस्ट पाकिस्तान में भी जो पश्तूनों का, बलूचों का, सिंधियों का और पंजाबियों का कल्चर है, वो बहुत मुख्तलिफ एक दूसरे से। So Jinnah thought that religion can be the sole unifying factor, but it was not. It could not be. एक आइडेंटिटी बनानी थी, हम भारतीय क्यों हैं? क्योंकि हमें यह महसूस होता है कि whoever lives within the territories of India has commonalities, कि हम सब हैं, we are Indians. हमारी भाषा अलग हो, हमारे रहन सहन का तरीका अलग हो, but there is something which defines us as Indians and which makes the world perceive us as Indians. Not as Muslim Indians, Hindu Indians, Christian Indians, but as Indians who may be following different religions, but we are Indians. तो पाकिस्तान में ये एब्सेंस हुआ, ये प्रॉब्लम आया, तो सब नेशनलिज्म्स बढ़े, उसको कुचलने के लिए उन्होंने फिर अगेन रिलीजन का सहारा लिया कि इस्लामियत इज ओवरऑल। दैट अगेन बिकेम अ फैक्टर, और वो आज के दिन भी है। बांग्लादेश तो बन गया, उन्होंने तो कहा बांग्लादेशियों तो 25 साल वेस्ट पाकिस्तान की गुलामी की, 25 साल के बाद जो इतिहास है तो आप जानते हैं, आई डोंट हैव टू गो इनटू इट, बट द प्रॉब्लम्स ऑफ आइडेंटिटी रिमेन स्टिल। Immediately after the creation of Bangladesh, the Pakistanis started searching for a basis of identity. और अगर आप भुट्टो का पीरियड देखिए, वो 70s का, 72 के बाद, तो they started looking for an identity by aligning themselves with the Arab world. अरबों ने कहा कि तुम मुसलमान होगे,
लेकिन हम में और तुम में इस्लाम के अलावा देयर इज नथिंग इन कॉमन, बिकॉज ज्योग्राफी बाइंड्स यू. ये सबकॉन्टिनेंट फ्रैक्चर हुआ. पाकिस्तान स्टार्टेड लुकिंग द अदर वे, बट इट फेल्ड. The Iranian says that you are not an Iranian. Our religion may be the same. They are Shias in Pakistan, but you are not Iranian. The Afghan says that you are not an Afghan. In fact, I'll tell you something interesting. An Afghan ambassador once asked me, he said, Vivek, tell me, why do the Pakistanis name their missiles after Afghans who conquered the Punjab or conquered the areas which are now Punjab? गौरी, गजनी, अब्दाली. तो मैंने उससे कहा कि ये तुम नहीं समझोगे, ये मेरे लिए. I said this lie is embedded in history, you won't understand it, it'll take a long time for you to understand. But उसका मतलब क्या था? उसका मतलब यही था ना कि हम मुसलमान होंगे लेकिन हमारी आइडेंटिटीज अलग हैं. So that again was a thing of which led, जो पास्ट की ये बात कर रहे हैं, ओरिजिन की बात कर रहे हैं, तो दीज आर द ओरिजिनल थिंग. अब द थर्ड पॉइंट विच आई थिंक लेड इट इनटू chaos derived from this identity crisis that we are not Indians. By definition हम पाकिस्तानी हैं, क्या हैं ये पता नहीं, लेकिन हम इंडियन नहीं हैं. तो अब सवाल ये हुआ कि इंडिया से कैसा रिलेशनशिप हो, एंड द ओनली रिलेशनशिप विच वॉज पॉसिबल वॉज वन ऑफ हॉस्टिलिटी. तो फिर ये हो गया कि इंडिया इज अ परमानेंट एनिमी. नाउ इफ इंडिया इज अ परमानेंट एनिमी, then you have to create ways of dealing with a permanent enemy. And if you can't deal with a permanent enemy, which is much stronger, much larger than yourself, then you start looking for assistance from outside. Natural होता है कि भाई अगर लोकेलिटी में कोई दादा आपको तंग कर रहा है तो आप किसी और दादा के पास जाते हो कि भैया इससे बचाओ. तो पाकिस्तान किसके पास गए? पहले अमेरिका के पास गए, उसके बाद चीन के पास गए, और अभी अमेरिका से तो कम है बहुत. अब तो अमेरिका को का दामन छोड़ ही दिया है उन्होंने, लेकिन चीन के पास तो अभी भी. सो दैट लेड देम टू द थर्ड पॉइंट as far as origin is concerned. The two nation theory. Second is defining themselves as anti, we are what we are, what India is not, absence of a positive identity which inevitably led to confrontationist attitude with India. And third, that this led to foreign policy positions which actually made them subservient to the power whose help they were seeking to meet the Indian challenge. तो आई थिंक आज के दिन जो पाकिस्तान का हशर हो रहा है, उसकी फाउंडेशन इज लेड, इट्स ओरिजिन इज लेड इन इट्स वेरी नेचर. तो व्हेन वी यूज द वर्ड डिसेंट, it is now becoming manifest, the dissent. But I think the seeds of the dissent lay in the very nature of the state that Jinnah and the Muslim League created and the foundational principles on which they based the state. So ये तो हुआ origin. Now we come to the present. And on the present, Mayank made my task very easy, because he delineated all the crises that Pakistan is facing. And I look at, when I see these crises, I see three fundamentally. पहला है economic.
दूसरा है सिक्योरिटी, एंड थर्ड इज पॉलिटिकल. They are all interconnected, interrelated. One feeds on the other, leads to others. But let's try to segregate them. What is Pakistan's fundamental economic problem? First, that it is a country that has lived beyond its means. जो resources हैं, उससे ज़्यादा खर्चा गया. I know आप में economists होंगे who think I'm a fool talking in rudimentary terms, but I do believe that like an individual or a family, so also for a country, that if you start living beyond your means, खर्चा इतना बढ़ा लें और आमदनी कम हो, तो कभी ना कभी तो दाम चुकाना पड़ता है. अच्छा, पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो एक पेक्यूलियर सी पोजीशन. उनकी इनफॉर्मल इकोनॉमी इज स्ट्रांग. इट्स अ कंट्री ऑफ 22 or 23 crores. इट्स अ ह्यूज कंट्री एरिया वाइज. इट इज रिच इन रिसोर्सेज. उनके लोगों की बुद्धि में कमी नहीं है. लेकिन and this has led to its informal economy doing quite well. हाँ, अभी floods जो आए हैं, they were catastrophic. Affected 33% of Pakistan. I think it affected the food growing areas, the cotton growing areas, and these are very important areas for the Pakistan economy. Cotton especially. 60% of all the exports in one way or the other are based on cotton. So if cotton crop gets damaged because of floods, as it has got damaged, then naturally the economy will be affected. But still they can manage the informal economy. The problem lies with the formal economy. And this is the point that I think on which I'd like all of you to get some clarity. देखिए, फॉर्मल इकोनॉमी मीन्स कि सरकार के पास कितना पैसा, और सरकार को पैसा क्यों चाहिए होता है? टू मेक, एज मयंक सेड, इंपोर्ट्स. Why do we need, why does the government in India need foreign exchange? We don't produce enough oil. 90% of our oil and gas is imported. और वो इनफॉर्मल इकोनॉमी से तो नहीं चल सकती. हवाले से तो आप पैसा नहीं भेज सकते कतर या अबू धाबी की, अब वो आपको तेल भेजें. दैट हैज टू बी फ्रॉम द फॉर्मल इकोनॉमी. इफ यू नीड टू बाय लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड, यानी नेसेसिटीज ऑफ इंपोर्ट अगर आपको करना है, इंपोर्ट ऑफ नेसेसिटीज, फूड, मेडिसिन एंड द लाइक, तो वो तो फॉर्मल इकोनॉमी से करना है. अब फॉर्मल इकोनॉमी में पाकिस्तान में पैसा क्यों कम है? क्योंकि उनकी इलीट्स जो हैं वो टैक्स देने को तैयार नहीं. वहां फ्यूडलिज्म अभी भी चल रहा है. फौज का, द आर्मी इज द लार्जेस्ट कमर्शियल एंटरप्राइज. आयशा सिद्दीका की किताब, जिनको आप में से जिनको इंटरेस्ट है उन्होंने, आपने देखी होगी, अगर नहीं तो देखें, मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड. पुअर लेडी, शी नाउ लिव्स इन लंदन, her life is under threat, तो कभी पाकिस्तान आ नहीं पाती, because she exposed the extent of the Pakistan military's involvement in the economy, and this involvement is to benefit the military itself. It is the largest industrialist in Pakistan. Every sector, the military undertaking is either the largest or the second largest. Banking में बैंक अस्करी, the military bank is the largest bank. Fertilizer company, logistics company, cement companies. क्या चीज छोड़ी है उन्होंने? जमीन तो चलिए, जमीन है तो जनरल साहबान ने खूब ली अपनी,
So it's a commercial enterprise. But that commercial enterprise has succeeded because they have planted this narrative in the minds of the people of Pakistan that India is a permanent enemy, India is out to gobble Pakistan, and the only institution that can save Pakistan is the army. So, to come back to the macroeconomic situation, it is कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है. ये अभी कुछ दोस्त गए थे उन्होंने ट्रैक 2 मीटिंग, तो बता रहे थे कि मैंने पूछा कि भाई क्या पाकिस्तानी दोस्तों का क्या हाल था, क्या आलम था, तो इसे उनकी तो वैसे ही थे, कह रहे थे कि भाई इस्लामाबाद लाहौर में आज घूम लो कुछ फर्क नहीं पड़ता. फैक्ट, life carries on. Elites are living the way they did because there is enough money with the public. The problem is that there is not enough money for these imports, और अब remittances भी कम हो रही. So please understand the distinction, the actual meaning of the economic crisis of Pakistan when we talk of. Now the second thing is that the actual progress in a country can only take place through the formal economy. The informal economy can never lead you to greater progress. Because if large-scale industrialization is to take place, if the service sector is to become large, it can only be through the formal economy. That is why I think Modi ji has been very right in pressing that we have to formalize the economy. And I think all his endeavors at digitization of the economy, even the financial aspects, in its financial aspects, has been correct. Because if there has to be an upward movement in the economy, it can be only through formal. The informal economy is very important for sustaining people, for maintaining of livelihoods, कि दाल रोटी चल जाए, which is important. For the poor person, it is very important. So I am not saying the informal economy is not important, of course it is. But if you want to raise the level of the country economically, it is only through the formal economy, and that is the problem in Pakistan. That is why they've had to go 23 times to the IMF. कि भाई पैसा दो तो हम दवाइयाँ, खाना, तेल तो मंगा सकें. And that is why their donors have given it to them, because they are worried कि भाई Pakistan has nuclear weapons and no one wants to take the risk of a country with nuclear weapons getting into chaos, leave alone getting into anarchy. हम भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर वेपन्स अगर हैं, so you want the central authority to be strong, at least उसकी हिफाजत तो आप कर सकें. ये थोड़ी कि कोई ट्रक में आया और ले गया और कहाँ गया पता नहीं. It's too dangerous. That is why. Now, at the moment, there is a growing impatience with Pakistan. अभी एक मेरी किसी यूरोपियन डिप्लोमेट से कोई महीना 1.5 महीने पहले सोशल फंक्शन में बातचीत हुई, तो मैंने उससे यही कहा, मैं कहा भाई, at the end of the day you will save Pakistan macroeconomically. You will keep them on the ventilator, but you will not let them die. तो ही laughed, he said, विवेक, पैसे किसके पास हैं? अब कोविड के बाद जो क्राइसिस हुआ है, जो रिसेशन आ रहा है, तो हम लोगों के पास भी तो कमी है. अब तो इसलिए IMF अब उन पर कितना प्रेशर डाल रहा है आप देख रहे हैं कि वो कह रहा है कि शहबाज शरीफ कह रहा है, चिल्ला रहा है कि इट इज अनइमेजिनेबल, क्योंकि पहले कभी नहीं हुआ. And why Shehbaz Sharif crying? Because Shehbaz Sharif is crying because he has had to raise the price of fuel. The Pakistani rupee is depreciated to what? 260, 257, 260. And the price of fuel has been raised. And the people are blaming him. जो भी सरकार में बढ़ाता है,
उसी को ब्लेम जाता है। एंड हु इज गेनिंग एडवांटेज? इमरान खान। वो कह रहा है कि मेरे वक्त में तो नहीं था, when the foundation of all this was laid by him, but because he is not in power, the anger is directed at the person who signs raising the fund, raising the price of oil. So the second problem, अच्छा इसमें मैं एक और चीज कह दूं, अभी तक पाकिस्तान सोच रहे थे कि CPEC से वो सीधे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उससे वो अपने आप को, दैट विल असिस्ट देम इन इम्प्रूविंग द इकोनॉमी. सर्टनली इट इज एन इंपॉर्टेंट व्हीकल, बट द चाइनीज आर टफ व्हेन इट कम्स टू मनी मैटर्स. तो अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स डाली हैं, दे वांट द इन्वेस्टमेंट्स टू बी सिक्योर एंड दे वांट अ गुड रिटर्न. And the Chinese are not, will never open the purse strings like the Arabs have or like the Americans did. That is why they are also watching for the IMF program. The second crisis is a security crisis. And the security crisis is an ironic one. Because the Pakistan nurtured the Taliban. तालिबान को तो इन्हीं ने पनाह दी, इन्होंने बढ़ाया. ऑब्जेक्टिवली अगर आप देखिए 20 साल उनको सस्टेन किया, सुपर पावर अमेरिका उसको शिकस्त करवाई. इफ यू लुक एट इट ऑब्जेक्टिवली, इट्स अ ग्रेट सक्सेस फॉर पाकिस्तान. अगर दुश्मन भी कभी कोई सक्सेस अचीव करे तो स्कॉलर्स का और सिक्योरिटी के मामलों का है, जो भी आप जो विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, उनको हकीकत से दूर कभी नहीं जाना चाहिए. यह हकीकत है कि उनकी अचीवमेंट हुई, उन्होंने पनाह दिया, उन्होंने ट्रेन किया. अमेरिका 20 साल वो लड़े और फिर उनकी शिकस्त हुई और गए वो वहां से. लेकिन इट इज वन थिंग टू अचीव विक्ट्री, इट इज क्वाइट अनदर थिंग टू बी एबल टू हैंडल द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ विक्ट्री. इसमें फर्क होता है. शादी तो हो गई, वो तो ठीक है, पर शादी निभाई कैसे जाए, वो भी तो एक है. तो अब यहां इनको प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट. ये बातें हम लोग डिप्लोमैट्स करते हैं, नेता करते हैं. फ्रेंडशिप, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप दोस्तों में होती है, इंडिविजुअल लेवल पे होती है. नेशंस जब इंटरैक्ट करते हैं, कंट्रीज इंटरैक्ट हितों पर होती है, उनका इंटरैक्शन हितों पर होता है. जब तक हित मिलते हैं तब तक आप साथ रास्ते पे चलते हैं. जहां आपका उद्देश्य और दूसरे देश के या दूसरे गुट का उद्देश्य में फर्क आया तो हित बदले तो रास्ते बदले. That is why they say there are no permanent friends and permanent enemies. There are permanent interests. तो अब तालिबान तो आ गए. तालिबान हैव वर्नेबिलिटीज इन पाकिस्तान. उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उनके नेताओं की, उनकी फैमिलीज रहती हैं एक्सेट्रा. तो अगर पाकिस्तानी समझते हैं कि वो उनकी मुट्ठी में है, तो द तालिबान ऑल्सो नीड अ काउंटर. और उनका क्या काउंटर है? उनका काउंटर है टीटीपी. पाकिस्तान ये उम्मीद करता था, आई एम पुटिंग इट सिंपलिस्टिकली समवॉट, बट पाकिस्तान की बेसिक उम्मीद यही थी कि भाई हमने इतनी विजय दिलाई है इनको, इतना इनके लिए किया है 20 साल, तो अब ये टीटीपी को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो गुट पाकिस्तान के खिलाफ हो गए हैं, उन पर नियंत्रण लगाएंगे, उनके लोगों को हमारे हवाले करेंगे. तो इंडिया से तो जो, क्योंकि ये उनकी धारणा थी कि अफगानिस्तान की भूमि इंडिया यूज़ कर रहा है गनी, और ये लोग कारजाई इंडिया की मदद कर रहे हैं हमें तकलीफ देने में, तो अब तो इंडिया तो है नहीं. तो अब किस पे चिल्लाएं? वो तालिबान पे चिल्ला रहे हैं. और तालिबान जो इंटरिम गवर्नमेंट है, वो जैसे वो तस्वीरें दिखा रही है कि ये सब, ये मत समझो
कि क्योंकि तुमने 20 साल हमारी सहायता की, इसलिए अब जो तुम चाहोगे वो हम करेंगे। क्योंकि वो भी क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि तुमने हमारी सहायता की क्योंकि तुम्हारे इंटरेस्ट में था, नॉट बिकॉज यू हैड ग्रेट लव एंड अफेक्शन फॉर अस, बट बिकॉज इट वॉज इन योर इंटरेस्ट टू डू सो। सो एट दिस स्टेज आप लोग अपने जहन में ये रख लें कि इंटरनेशनल रिलेशंस फंक्शन ऑन इंटरेस्ट। चाहे दोस्ती की बात हो, पर्सनल केमिस्ट्री की बात होती है, हाँ लीडरशिप में अगर दोस्तियां होती हैं, लीडरशिप, इफ वन लीडर अंडरस्टैंड्स अनदर लीडर, केयर्स फॉर अनदर लीडर, इट हेल्प्स, बट अल्टीमेटली व्हाट प्रिवेल्स इज इंटरेस्ट। सो हियर they've run into grave security difficulties, and इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि टीटीपी को लें तो कैसे। TTP, they don't have the flexibility which, for example, the Indian state has exercised. Some of the ways we have handled insurgencies in the Northeast are remarkable, where we co-opted the leaders of the insurgents into the democratic process. आप आसाम में देख लीजिए, नागालैंड में देख लीजिए, मिजोरम में देख लीजिए. Somewhere we have not succeeded, like Nagaland, I think we haven't succeeded as yet. But these were the people who had picked up guns against us, जो हमसे लड़ रहे थे, but we succeeded in drawing them into the democratic process. पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि वो लड़के पश्तून जो कि नॉन वायलेंट हैं, उन पर तो आर्मी उनकी तो पिटाई कर रही है, और पहले तालिबान, तहरीक तालिबान से नेगोशिएशन कर रहे हैं. But those negotiations haven't succeeded because of fundamental difficulties. And that fundamental difficulty is the merger of FATA, the federally administered territorial areas, which had remained independent all through 2000 years. ये जो वजीरिस्तान, नॉर्थ, साउथ, बिजौर, ये देख लीजिए इनका, I think there are 9 of these agencies. If you see that belt, it has always remained independent. उनके अपने पश्तून वली चलती थी, उनके अपना सिस्टम चलता था. ना मुगलों ने उनको इनकॉर्पोरेट किया, ना अंग्रेज़ों ने इनकॉर्पोरेट किया. लेकिन पाकिस्तानियों ने 2-3 साल हुए, 4 साल हुए एग्जैक्ट, उम्र के साथ याददाश्त डेट्स की कभी, I think it was about 4 years ago that they merged FATA through a legislation into Khyber Pakhtunkhwa, and the TTP is demanding its reversal. So there are fundamental problems there now incorporating the TTP, and that is a problem which they are finding very difficult. The third is the question of civil-military relations, and मेरे पास कितना 5-7 minutes more, हाँ, जाना होगा बच्चों को. अब सिविल मिलिट्री रिलेशंस में part of the problem is that that the army is finding it very difficult to handle Imran Khan. उसको 2018 में जिता तो दिया, फिर उसके बाद वो इतिहास आप जानते हैं, आई विल नॉट रिपीट इट. जब उनमें when Imran Khan tried to meddle with the army, because the army is a closed shop. The Pakistan army says that no civilian authority, not even an elected prime minister, will interfere in the internal workings of the army. That is not so in any democratic country, but Pakistan में यह है. The only thing they allow is for a prime minister to choose the army chief. कि हम आपको लिस्ट भेज देंगे, उसमें से एक चॉइस आप कर लीजिए. वो क्यों? क्योंकि अगर वो आपस में करें तो उनमें लड़ाई झगड़ा होगा. लेकिन एक बार जब आर्मी चीफ बन जाता है तो वो कहता है कि अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ as far as the army is concerned.
Second thing which the army demands is that security policies और foreign policies जो हैं critical areas में वो आर्मी के हाथ में रहे, elected government से दूर। उसमें बहुत नवाज शरीफ को भी मुश्किल थी, इमरान भी कहते हैं। So that issue has to be resolved, it remains। अभी ये नहीं पता कि आर्मी कह तो रही है कि हम ये पॉलिटिकल हैं, लेकिन आसिम मुनीर जो नए आर्मी चीफ हैं उनका क्या रवैया होगा, इस वक्त उस पर प्रश्न चिन्ह। अभी कुछ वक्त लगेगा उनको समझने में और हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने में, उनके अप्रोचेस, उनके एटीट्यूड्स के बारे में। तो ये एक तो दूसरा जो है वो ये कि पाकिस्तान में इस साल चुनाव होंगे और चुनाव में इस वक्त इमरान खान की को चांसेस हैं सक्सीड करने, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी काफी है और वो भी पंजाब में, which is the traditional stronghold of the PMLN, which is नवाज शरीफ एंड शहबाज। अब सवाल ये उठता है कि क्या फौज इसमें इंटरवीन करेगी, उसमें भी इस वक्त प्रश्न चिन्ह है। बट द इमीडिएट इशू आर द 2 provincial elections in खैबर पख्तूनख्वा एंड इन पंजाब। और असेंबलीज डिसॉल्व हो गई हैं, केयरटेकर गवर्नमेंट्स बन गई हैं, and by mid-April those elections will take place. Those elections will show us the direction, how the matter will get resolved politically in Pakistan, किस तरह चेस बोर्ड बैठेगा वो इस वक्त कहना मुश्किल है। There are many possibilities. Question answers if you want we can go into it, but there are many possibilities. One last thing I'll say here, there may be an attempt on the part of both the political government, which is Shehbaz Sharif and his allies, the PDM, and the army to disqualify Imran, कि उसको कोर्ट से डिस्क्वालीफाई कर दो। क्या कोर्ट से हद तक जाएंगे ये पता नहीं, उसका क्या रिएक्शन होगा ये भी पता नहीं। So this is, as far as the president is concerned, the macroeconomic situation is very difficult, security situation has underlying problems, and the political situation is full of question marks. Now the last point, foretelling the future. उसमें मैं 3 नुक्ते आपके सामने रखूंगा। पहली चीज, मुझे ये लगता है कि जितना भी प्रेशर डाला जा रहा है IMF से, वो तो अपनी जगह है, वो प्रेशर चलेगा, लेकिन जैसे मैंने पहले आपसे कहा, मुझे नहीं लगता कि एनी कंट्री इन द वर्ल्ड wants a meltdown, either full chaos, anarchy की तो बात ही छोड़ दें, in a country with nuclear weapons. जैसे मैंने कई बार कहा, no one wants a nuclear Somalia, no one wants a nuclear Afghanistan. तो इसलिए आई थिंक पाकिस्तान को ये मालूम है कि जितना चिल्ला रहे हैं इस वक्त कि भाई ऑक्सीजन दो, जान निकली जा रही है। शहबाज तो यही कह रहे हैं ना कि कभी इतना प्रेशर नहीं पड़ा है। लेकिन अंत में मुझे महसूस, मैं ये करता हूँ कि उनको ऑक्सीजन दी जाएगी। पहले अभी अबू धाबी ने दी थी तो कुछ दिन 2-3 हफ्ते राहत मिली, लेकिन अब वेंटिलेटर पर अगर कोई जाता है तो फिर वेंटिलेटर को तो चालू रखना पड़ता है। वेरी वेरी रेयरली आर यू एबल टू कम आउट ऑफ द वेंटिलेटर। तो इशारा इंटरनेशनल कम्युनिटी का और मेजर पास का यही है पाकिस्तान से कि भाई सेटल योर हाउस इन ऑर्डर। और उनके सामने जो मुश्किल है, जिस पर मैं कन्विंस्ड हूं कि दे कैन नॉट सेटल देयर हाउस इन ऑर्डर till they normalize relations with us, and they cannot do this till they take a rational attitude on J&K. कल 5 फरवरी है, कश्मीर सॉलिडारिटी डे है,
आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ बड़ी स्पीचेस होंगी, मोर्चे निकाले जाएंगे कि कश्मीर इज आ जगलर वेन, हमारे खून में है। आई थिंक द मोर रैशनल अमंग देम नो कि इससे कुछ होना नहीं है। अब 5 जो अगस्त 2019 में हमने चेंजेस किए, मैंने कई पाकिस्तानी दोस्तों से कहा, यार तुम लोग क्यों इतना चिल्लाए जी, तुम्हें बस यही कहने की जरूरत थी कि भाई हमारा स्टैंड नहीं बदलता है, हमारा जो मत है वो नहीं बदलता है, ये तुम्हारा इंटरनल मैटर है, तुम जितनी यूटीज बना लो, तुम स्टेट्स करना है कर लो, हमारा स्टैंड वही है। और मैंने कहा उनसे कि अगर ये तुम करते तो ये सब जो उछल कूद कर रहे हो कि अब बातचीत नहीं, अब ये नहीं, अब वो नहीं, ये करने की जरूरत ही नहीं थी। CPEC में हमने क्या कहा है, हमने ये कहा है वो सही कि भाई इट वायलेट्स आवर सॉवरेनिटी, सो वी हैव प्लेस्ड आवर लीगल पोजीशन ऑन रिकॉर्ड। जैसे काराकोरम हाईवे के टाइम में हमने कहा था कि दिस इज ऑन रिकॉर्ड, बट बियॉन्ड दैट वी डिडंट गो शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग लाइक इमरान खान वेंट। या जो अभी बिलावल ने कहा, बिलावल ने, ठीक है वो 34 साल के हैं, आप लोगों से तो बड़े हैं, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर अंडर 34, but I mean the words he used against the Prime Minister, I can't even repeat them. I was interviewed on a Pakistani channel. I told them, I said, you know, in civilized discourse, the words which Bilawal as the Foreign Minister of Pakistan used against an elected Prime Minister of India are never used. I said what was surprising was कि ना उसके बाप ने उसको टोका पब्लिकली और ना प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने टोका। ये क्या तुमने कहा? आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं तो उनको अपनी जबान पर नहीं लाना चाहता, जिस तरह के अल्फाज उसने मोदी जी के लिए यूज किए। तो वो सब होगा, बट दैट आई एम कन्विंस्ड ensures that Pakistan will not be able to become a normal country, because they really have to drink from the poison cup. इसमें मैं आपको बताऊं, ईरान इराक वो 8 साल चली, ईरानियों ने आई थिंक 10-12 लाख जानें गंवाई। खुमैनी ने बाद में अपने लोगों से कहा एक स्पीच में, विच ओनली अ ग्रेट लीडर कैन टेल हिज पीपल, उसने कहा कि खून का घूंट, जहर का प्याला हमें पीना पड़े। और वो वक्त आता है कभी कभी जब बड़े जो नेता होते हैं वो अपनी आवाम से कहते हैं, अपने लोगों से कहते हैं कि जिस राह पे हम चल रहे थे वो राह सक्सीड नहीं कर रही, हमने बहुत दाम चुकाया, अब हमें अलग रास्ता लेना पड़ेगा। और जो कुर्बानियाँ दी हैं वो कुर्बानियाँ हो गई, लेकिन उन्हीं को याद करके उसी रास्ते पे हम चलते गए तो फिर और विनाश होगा। लेकिन पाकिस्तान में कोई नहीं है जिसको ये हिम्मत है कहने की कि भारत के खिलाफ कश्मीर के मसले पर जो हमने दुश्मनी करी है उससे भारत को तो नुकसान नहीं हुआ है, हमें हुआ है, भारत को हुआ है, हमारी GDP भी कम हुई है। लेकिन इफ यू सी द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस ऑफ पाकिस्तान before the troubles in Kashmir began, when they were better than ours, and you compare them with what they are today, you will see the price Pakistan has paid for this kind of a thing. So for telling the future, the chaos will continue, and are they capable of changing their foundational principle? Well, Hussain Haqqani, who is of course not a popular figure in Pakistan, but who's a deep thinker, he's written a book where he advises his people that bhai, two-nation theories, socho, you are a big country, you can construct nationalism on a territorial basis. Ki whoever lives within our territory is a Pakistani and a full-fledged Pakistani, just as whoever lives in India, and we believe in this, whoever lives in India is an Indian, has equal rights.
तो मुझे नहीं लगता है कि ये chaos जो उनका है will end soon, and I regret to say that as far as we are concerned, we will have to manage this relationship. वो इतनी जल्दी बदलने वाले नहीं हैं, क्योंकि मुझे ये आखिरी शब्द मैं कहूँगा, मुझे for course correction you need a very, very great leader who is able to get the confidence of the people, who is able to say bitter things to his people, and is able to then change their way of thinking. वो पाकिस्तान में कहीं नजर नहीं आ रहा. Thank you.